स्टोरी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के कूनर एरिया से, जहां पे एक यूएस आर्मी का बेस है। यहाँ पे वेट हो रहा है एक आर्म्स डीलर का, जो कि और कोई नहीं अपना टोनी स्टार्क है। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि एक जीनियस बिलियन आर्म्स डीलर है। टोनी अपनी आर्म्ड व्हीकल में कुछ सोल्जर्स के साथ बेस की तरफ जा रहा होता है। बेस पे टोनी अपने मिसाइल का डेमो दिखाता है, जिसका नाम है जेरिको। ये मिसाइल दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल है, जो किसी भी कंट्री को कुछ मिनट्स में तबाह कर सकता है। मिसाइल की शॉकवेव भी टोनी तक पहुंचती है और वह अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कहता है, ये डील हम सबको बहुत अमीर बना देगी। फिर टोनी अपनी व्हीकल में चला जाता है, पर फिर अचानक से वहां टेररिस्ट का एक अटैक हो जाता है। सोल्जर्स कोशिश करते हैं टोनी को बचाने की, पर वो मार दिए जाते हैं। टोनी भी भागने की कोशिश करता है, पर अपनी ही कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक बॉम्ब उसके पास गिर जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और टोनी को बड़ी चोट लगती है। फिर ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 36 घंटे पहले। यहाँ टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला होता है। उसके डैड हॉवर्ड स्टार्क ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को अपने एक दोस्त डाया स्टेन के साथ मिलकर शुरू किया था, और यही कंपनी नए इन्वेंशंस बनाती रहती थी। लेकिन अपना टोनी इवेंट में नहीं जाता और डाया अवार्ड उसके बदले एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें जेम्स रोड्स यानी कि रोडी को भी दिखाया जाता है, जो टोनी का काफी क्लोज दोस्त होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोनी के कसिनो जाने के बाद, जहां वो गैम्बलिंग कर रहा होता है। रोडी आता है और अवार्ड देने की कोशिश करता है, पर टोनी कह देता है, यार ऐसे अवार्ड्स के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। उसके बाद एक जर्नलिस्ट क्रिस्टीन एवरहार्ट टोनी के आर्म्स डीलिंग बिजनेस को गलत बताती है और उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, बट टोनी उसे अपने मैलीबू कैलिफोर्निया वाले घर ले जाता है। अगली सुबह टोनी की पर्सनल असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स उसे याद दिलाती है कि अफगानिस्तान में उसकी एक बड़ी डील होने वाली है। टोनी अपने प्राइवेट जेट की तरफ निकल पड़ता है और वहां उसे रोडी मिलता है और फिर दोनों निकल जाते हैं। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम पे आती है। अब टोनी स्टार्क एक अंधेरी केव में है, जहां वह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। उसके बॉडी में कुछ वायर्स लगे हुए हैं जो उसे जिंदा रखने में मदद कर रहे होते हैं। वहां एक साइंटिस्ट नसन होता है, जो टोनी को बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट से जो टुकड़े उसके हार्ट के पास लगे हैं वो अंदर ना जाएं। इसलिए उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है। अगर वो फील्ड बंद हो गई तो बॉम्ब के टुकड़े डायरेक्टली उसके हार्ट में चले जाएंगे और वो मर जाएगा। तभी एक टेररिस्ट लीडर सीन में एंट्री मारता है। जैसे ही वह आता है, वो टोनी से कहता है, तुम अब हमारी कैद में हो, हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें एक एक्यूरेट जेरिको मिसाइल बना के दोगे, क्योंकि हमें यूएस पे अटैक करना है। टोनी बिना कुछ सोचे मना कर देता है, मैं तुम जैसे टेररिस्ट के लिए मिसाइल नहीं बनाऊंगा। फिर टेररिस्ट का लीडर टोनी को बाहर ले जाता है और काफी सारे बॉम्ब्स दिखाता है, जिसमें स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए वेपन्स रखे हुए होते हैं। ये सब वो यूएस आर्मी और दूसरे बायर्स को महंगे प्राइस में बेच रहे होते हैं। टेरर्स का लीडर डिमांड करता है, हमें हमारी जेरिको मिसाइल का एक असली सैंपल चाहिए। वापस केव के अंदर टोनी और यन सेन वहां से एस्केप करने का प्लान डिस्कस करते हैं। यन सेन बोलता है, ये पूरा माउंटेन्स रीजन है, तुम्हारे दोस्त जेम्स रोड्स के लिए भी तुम्हें यहाँ से बचाना बहुत मुश्किल होगा, और ये जगह न रिंग्स टेररिस्ट ग्रुप के कंट्रोल में है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब इनसेन एक आइडिया प्रपोज करता है और बोलता है, अगर हम एक ऐसा सूट बना पाए जो बुलेट्स को भी हैंडल कर सके तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। टोनी कहता है, ये प्लान तो बढ़िया है, और दोनों काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद टोनी मिसाइल को एग्जामिन करते हुए एक एलिमेंट डिस्कवर करता है, जिसका नाम होता है पैलेडियम। ये एलिमेंट एक आर्क रिएक्टर को पावर दे सकता है, जो कि एक बहुत पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सोर्स बन सकता है। यिनसन की मदद और टेररिस्ट लीडर के दिए रिसोर्सेज का यूज करके टोनी एक परफेक्ट आर्क रिजेक्टर बना लेता है। लेकिन 10 रिंग्स को कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि टोनी मिसाइल्स नहीं बना रहा, बल्कि कुछ और जुगाड़ लगा रहा है। जब 10 रिंग्स टोनी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी नसन उन्हें डिस्ट्रक्ट कर देता है। यिनसन की डिस्ट्रक्शन की वजह से टोनी अपने सूट को फुली चार्ज कर लेता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नसन की जिंदगी ले लेता है और वो एक बुलेट से जख्मी हो जाता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है।
नसन की सैक्रिफाइस से गुस्सा और दुख से भरा हुआ टोनी अपना नया सूट पहनता है और फिर वो 10 रिंग से सभी मेंबर्स को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने आयरन सूट का यूज करके स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए हुए सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अपने रॉकेट बूस्टर्स ऑन करता है और केव से निकल जाता है, लेकिन ज्यादा हाईटेक मूव्स के चक्कर में डेजर्ट में उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। क्रैश के बाद टोनी का ओरिजिनल सूट, जिसका नाम उसने मार्क 1 रखा था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब टोनी डेजर्ट में अकेला ही अपने रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन क्योंकि जेम्स रोड पहले से गेस कर रहा था कि माउंटेन्स के आसपास ही होगा, वो और उसकी टीम टोनी को डेजर्ट के ओपन एरिया से लोकेट करके रेस्क्यू कर लेते हैं और फाइनली टोनी वापस अपने मलिबू कैलिफोर्निया वाले घर में आ जाता है। घर पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड्स हैप्पी होगन को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बोलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी का स्वागत करने आता है उसका फादर का पुराना दोस्त ओबीडाया स्टैन। टोनी जब स्टेज पर जाता है तो रिपोर्टर्स काफी एक्साइटेड होते हैं और उससे अफगानिस्तान के इंसिडेंट के बारे में सवाल करने लगते हैं, कैसे वो वहां से बच के आया, क्या क्या हुआ। लेकिन टोनी सबको सरप्राइज कर देता है जब वो रिपोर्टर से कहता है सब बैठ जाओ। फिर टोनी एक धमाकेदार अनाउंसमेंट करता है और कहता है स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो आर्म डीलिंग वाला डिवीजन है वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ने उसके ऊपर उसी के बनाए हुए वेपन से अटैक किया था और अब टोनी स्टार्क अपनी कंपनी को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए बात करता है। वहां खड़े ओबीडाया का एक्सप्रेशन एकदम बैगन के भत्ते की तरह हो जाता है। फिर वो टोनी को इंटरप्ट करता है और कहता है टोनी अभी तक शॉक में है, डोंट वरी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पब्लिक के सामने। तो वो काम एक्ट करता है, लेकिन प्राइवेट में टोनी से मिलता है और अफगानिस्तान के बारे में और डिटेल पूछता है। टोनी अपनी कहानी शेयर करता है कि कैसे उसे जेरिको मिसाइल का सैंपल बनाने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन उसने स्मार्टली एक आयरन सूट बना के अपनी जान बचाई। फिर वो ओबडाया से पूछता है तुम्हें वो आर्क रिएक्टर देखना है जो इस सूट को पावर करता है। डाया तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है हाँ जरूर। और अब टोनी अपनी शर्ट उतारते हुए स्टाइल में अपना आर्क रिएक्टर रिवील करता है। वो छोटी सी इन्वेंशन जो उसकी लाइफ का सेवियर है ओबीडाया, इसको देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है ये तो रिमार्केटिंग मना कर देता है, नहीं ये मेरा पर्सनल है, और वहां से चला जाता है। उसके बाद टोनी डिसाइड करता है अपने ओल्ड आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करने का और वो आर्क रिएक्टर की एक नई एडवांस वर्जन बनाता है जो और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वो पेपर पॉट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पुराने आर्क रिएक्टर को निकालकर नए वाले से रिप्लेस कर दे। पेपर पॉट्स इनिशियली तो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है और पूछती है ये डिवाइस क्या करता है। टोनी एक्सप्लेन करते हुए कहता है ये बॉम्ब के टुकड़ों को मेरे दिल तक पहुंचने से रोक के रखता है और साथ ही मेरे सूट को पावर भी देता है। बेसिकली ये एक मिनी रिएक्टर है जो मेरी जिंदगी और पावर दोनों को संभालता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में 10 रिंग्स को टोनी के मावन सूट के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। वो इसे ठीक करके रीअसेंबल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि ये एक नेक्स्ट लेवल इन्वेंशन है। इसी बीच टोनी अपने मार्क 2 सूट का काम स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो अपने बूट्स डिजाइन करता है जो उसे उड़ने की कैपेबिलिटी देंगे, लेकिन टेस्टिंग के दौरान जब वो बूट्स का 10 पर पावर एक्टिवेट करता है तो बूट्स उसे लिटरली हवा में उड़ाकर गिरा देते हैं। एक सेकंड के लिए तो लगता है कि वो उड़ने के चक्कर में अपनी दुकान ना बंद कर ले। थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद टोनी एक पर पावर पे कंट्रोल कर लेता है और बूट्स ठीक से काम करने लगते हैं। अगले स्टेप में वो पूरा मार्केट आयरन मैन सूट को कंप्लीट कर लेता है। सूट के फुल पावर के टेस्ट के लिए वो अपने एआई असिस्टेंट जार्विस को इंस्ट्रक्शन देता है मैक्सिमम पावर जनरेट करो। फिर एक एपिक सीन आता है जब टोनी सूट पहनकर हाई एल्टीट्यूड पे टेस्ट कर है। वो पूरे 81,000 फीट तक चला जाता है, लेकिन वहां एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है। 81,000 की फीट पर फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से शूट शट डाउन हो जाता है। टोनी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन टोनी काम रहकर सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता है और सेफली वापस घर लौट आता है। घर पहुंचने पर टोनी को एक सरप्राइज मिलता है। पेपर ने उसका ओल्ड रिएक्टर लिया
और उसे एक डेकोरेटिव पीस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उस पर लिखा होता है आयरन मैन हैज अ हर्ट। ये गैस्चर देखकर टोनी काफी खुश हो जाता है। टोनी को मार्क II सूट की टेस्टिंग करते टाइम एक और रियलाइज पे कम टेम्परेचर की वजह से उसका शूट मैल फंक्शन करता है। ये प्रॉब्लम उससे फ्री फॉल की याद दिलाता है और वो डिसाइड करता है कि सूट के मेटेलिक डिजाइन को मॉडिफाई करेगा टाइटेनियम और गोल्ड मेटल्स का यूज करके। वो अपने सूट को आइसिंग रेजिस्टेंट बनाने की प्लानिंग करता है। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। यहाँ पर टोनी को पता चलता है कि उसके टकलू बिजनेस पार्टनर यानी कि डाया ने कैलिफोर्निया में एक लैविश पार्टी रखी है और उसे इनवाइट तक नहीं किया। उसने टोनी स्टार्क को इग्नोर कर दिया। मतलब अब तो पार्टी में जाना बनता है। टोनी बिना किसी हेजन के पार्टी में एंटर करता है जहां उसकी मुलाकात होती है पेपर पॉट से, यानी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट टोनी और पेपर साथ में एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन इस रोमांटिक मोमेंट में इंटरप्शन होता है। रिपोर्टर क्रिस्टीन एवा हार्ट का क्रिस्टीन टोनी को शॉकिंग न्यूज देती है जो जेरिको मिसाइल उसने यूएस आर्मी को बेचे थे वो अब अफगानिस्तान के गुलमर विलेज पे टेस्ट किए जा रहे हैं। ये सुनकर टोनी का दिमाग लिटरली गर्म हो जाता है। वो ओबी डाया यानी कि टकलू के पास जाता है और कहता है उसने जेरिको मिसाइल्स अफगानिस्तान वालों को नहीं बेची। तो किसने बेची? ओबडाया कैजुअली एडमिट कर लेता है कि उसने वो वेपन्स अपने प्रॉफिट के लिए टेररिस्ट को सेल कर दिए हैं। टोनी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वापस घर लौटता है, लेकिन वहां पर उसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज मिलती है कि गोलमिल विलेज पे टेररिस्ट का कब्जा हो गया है और लोग वहां सफर कर रहे हैं। ये सुनकर टोनी इंस्टेंट मार्क III सूट पर काम शुरू कर देता है। उसमें गोल्ड टाइटेनियम एलॉय यूज करता है और सूट में एडवांस वेपन एरी ऐड करता है, जैसे कि रिस्ट माउंटेड मिसाइल्स, हिप माउंटेड फ्लेयर लॉन्चर्स एंड शोल्डर्स माउंटेड मशीन गन्स। अपना अपग्रेडेड सूट पहन के टोनी डायरेक्टली गोल में आ जाता है। वहां एक एपिक एक्शन सीन होता है। टोनी टेररिस्ट को लिटरली सिंगल हैंडेडली धूल चटा देता है। वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है और बचे हुए विलेजर्स को टेररिस्ट से फ्री कराता है। लेकिन टोनी के वापस आते टाइम एक और प्रॉब्लम हो जाती है। गोमेरा में जो एक्सप्लोजन होता है वो यूएस एयरफोर्स के रडार पे आ जाता है। एयरफोर्स सोचती है कि ये कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है और अपने फाइटर जेट्स को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देती है। टोनी अपने दोस्त जेम्स रोड को कॉल करता है और एकदम पैनिक मोड में बोलता है, रोड वो प्लेन नहीं, मैं हूं आयरन सूट में। जल्दी फाइटर जेट्स के पायलट को वापस बुला लो। फिर रोडी सिचुएशन को समझता है और एयरफोर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। थोड़ा कैट एंड माउस चेस के बाद रोडी टोनी स्टार की मदद करता है और टोनी सेफली वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेम्स रोड्स रिपोर्टर्स को कामली समझा रहा है कि गुलमर अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ है वो लगता है कि किसी दुश्मन के दुश्मन का काम है। रोड्स पब्लिक को एश्योर कराता है कि कोई पैनिक करने की बात नहीं है, प्लेस वापस आ जाएंगे और सिचुएशन अब कंट्रोल में है। वहीं स्टार्क इंडस्ट्रीज के दूसरे कोने में ओडा स्टेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जब उसके कानों में गुलमर अटैक की खबर पड़ती है वो इंस्टेंट समझ जाता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है। ओडाया सीधा नरिंग्स ग्रुप के लीडर से मिलता है और पूछता है ये डिस्ट्रक्शन के पीछे कौन है। नरिंग्स का लीडर टोनी का नाम लेता है और बताता है कि वो एक एडवांस आयरन मैन सूट में था जिसने उन्हें कंप्लीट वाइप आउट कर दिया। उसी वक्त 10 रिंग्स का लीडर ओबी डाया को एक डील ऑफर करता है कि टोनी के मार्क I सूट के पास उसके पास है जो उन्हें डाया को दे देगा, लेकिन उसके बदले में टैंग रिंग्स का लीडर मोटी पेमेंट मांगता है और कहता है इस सूट की हेल्प से तुम टोनी स्टार्क को हरा पाओगे। लेकिन डाया 10 रिंग्स के लीडर को मार देता है और सूट के पार्ट्स चुरा लेता है। इसी बीच टोनी को फाइनली रियल लाइफ एक्टिविटीज के पीछे है। मतलब ये बंदा सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके पीछे का पूरा गेम खेल रहा है। टोनी अपनी लॉयल असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स को एक डेंजरस मिशन पर भेजता है। उसका काम होता है कि वो डाया के ऑफिस में घुसकर उसके कंप्यूटर से सबूत निकाले। पेपर अपने काम और कंपोज स्टाइल में एक एक्सटर्नल ड्राइव लेकर डाया के सिस्टम से फाइल्स डाउनलोड करना शुरू कर देती है। वहां उसे एक शॉकिंग न्यूज और पता चलती है कि डाया ने खुद ही टेररिस्ट को हायर किया था। टोनी को मरवाने के लिए पेपर डाटा कॉपी कर लेती है, लेकिन जैसे ही
वो वहां से निकलने की कोशिश करती है डाया उस पर नजर रखने लगता है। पेपर पॉट्स काम होकर डाया को कंफ्यूज करके के सिचुएशन से निकल जाती है, लेकिन डाया जब अपने कंप्यूटर को चेक करता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि पेपर उसके सारे डेटा को डाउनलोड करके ले जा चुकी है। इसी वक्त एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एजेंट फिल कॉल्सन, जो शील्ड एजेंसी के लिए काम करता है। जब पेपर उस टकलू के ऑफिस से निकल रही होती है, कोल्सन उसे अप्रोच करता है और पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, मुझे टोनी के साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल करने में आपकी हेल्प चाहिए। वही दूसरी तरफ टकलू की टेंशन बढ़ रही होती है। उसे समझ आ चुका है कि टोनी स्टार्क अब उसके पास कभी भी आता होगा और वो उसकी सच्चाई सबको बता देगा। फिर वो अपने साइंटिस्ट के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और डायरेक्टली उनसे पूछता है, बड़े आर्क रिएक्टर का काम कहां तक पहुंचा, क्या वो रेडी है। साइंटिस्ट हेजन के साथ रिप्लाई करते हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। ये सुनते ही टकलू गुस्से में उन्हें रिमाइंड कराता है, टोनी स्टार्क ने एक आर्क रिएक्टर एक छोटी केव में बना दिया था और तुम लोग इस एडवांस लैब में अब तक कुछ नहीं कर पाए। साइंटिस्ट अपने लिमिटेड कैपेबिलिटीज का सीधा जवाब देते हैं, सर हम टोनी स्टार्क नहीं हैं, हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। ये सुनते ही टकलू की फ्रस्ट्रेशन स्काई रॉकेट हो जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए टोनी स्टार्क के मलिबू मिशन की तरफ निकल पड़ता है। मिशन पहुंचने के बाद डाया अपना सीक्रेट वेपन एक्टिवेट करता है, जो कि एक एडवांस पैरालाइजिंग डिवाइस होता है और वो टोनी के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। टोनी लगभग 15 मिनट तक अपनी सेंसेस लूज कर देता है और इस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए डाया उसके चेस्ट से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और वो धीरे से टोनी से कहता है, अब मैं तुम्हारे टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल करके तुम्हें दिखाऊंगा स्टार। और फिर वो वहां से निकल जाता है। टोनी, जो अब अपने आर्क रिएक्टर के बिना स्लो डेथ के करीब है, एकदम हेल्पलेस फील करता है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है अपने पुराने आर्क रिएक्टर के बारे में, जो उसे पेपर पोर्ट्स ने उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया था। जल्दी से वो उस आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट में फिट करता है और अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है और सॉफ्टली कहता है, थैंक यू पेपर। सीन अब शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डाया ने टोनी स्टार्क के मार्क 1 सूट के डिजाइन को लेके एक और भी बड़ा पावरफुल सूट बनाया है, जिसका नाम उसने रखा है आयरन मंगर। ये सूट एक एडवांस टेक्नोलॉजी और रॉ पावर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सूट को पावर देने के लिए एक चीज की जरूरत थी, जो कि था आर्क रिएक्टर। जैसे ही डाया अपने आर्क रिएक्टर को सूट के अंदर फिट करता है, आयरन मंगर फुल मोड में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क अपने मार्क 3 सूट के साथ वहां पहुंचता है और टोनी और टकलू के बीच एक एपिक बैटल शुरू हो जाती है। दोनों अपने सूट्स पहने हुए हैं, एक दूसरे को पावरफुल पंचे मार रहे होते हैं और ये फाइट स्ट्रीट तक पहुंच जाती है। लोग ये सीन देख के बहुत शॉक होते हैं, लाइक ये क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे टोनी को समझ में आ जाता है कि आयरन मंगर उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब नॉर्मल तरीके से तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। टोनी अपना अपना दिमाग लगाता है और सोचता है अब क्या किया जाए। फिर उसे याद आता है कि उसका मार्क 2 सूट एक्सट्रीम कोल्ड में मैल फंक्शन करता है और आयरन मंगर का डिजाइन भी सेम है। तो टोनी बिना टाइम वेस्ट किए आयरन मंगर को हवा में ऊपर ले जाता है अराउंड 91,000 फीट तक। एंड ये एल्टीट्यूड इतना एक्सट्रीम होता है कि आयरन मंगर का सूट रीच हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इतने ऊपर से गिरने के बाद भी आयरन मंगर हार नहीं मानता। वो जल्दी से अपने सूट को कंट्रोल में लेके आता है और आयरन मैन पे एक पावरफुल अटैक करता है। उसी टाइम टोनी को एक और आइडिया आता है और वो पेपर को कॉल करता है और कहता है, पेपर जल्दी से लैब का आर्क रिएक्टर फुल पावर मोड पर डाल दो। और फिर पेपर बिना हेसिटेशन किए वैसा ही करती है। फिर एक मैसिव एनर्जी वेव आती है जो आयरन मोंगर को इतना ओवरलोड कर देती है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैटल खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां टोनी स्टार्क को बुलाया जाता है। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, वो जो सूट में कल लड़ रहे थे, क्या वो आप थे? तो शील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन टोनी के पास आता है और एक स्क्रिप्ट देते हुए कहता है, बस ये कह देना ओडा या एक एयर क्रैश में मर गया। और जो दूसरा आदमी था सूट में, वो आपका बॉडीगार्ड था। फिर टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछते हैं, टोनी
थोड़ा हेजिन करता है, पर वही खड़ा हुआ जेम्स रोड्स उससे बोलता है, ज्यादा सोचो मत, बस सच बोल दो। और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट आता है जब टोनी स्टार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और अनाउंस करता है आई एम आयरन मैन। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी शील्ड के डायरेक्टर के रूप में टोनी के घर आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो टोनी से कहते हैं, मैं अवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट में जरूर बताना, और एमसीयू के नेक्स्ट मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।